ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने दोनों मेहमानों से। सर देवेंद्र जी, एक बात तो बार बार आज मैं संसद में था तो मैं बहस को सुन रहा था, तो कई सारे सदस्यों की बहुत ढेर सारे सवाल थे, आपत्ति थी। कईयों को सवाल था रिजर्वेशन को लेके कि भाई रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा जाए कि इस कमेटी में जो लोग रिजर्वेशन से आए हैं तो वो रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएं, मतलब जो जजें चुने जाएं उनके प्रति भी ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाए या आप उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, तो इसमें ये भी बात आ रही थी। दूसरा उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट में जो जज हैं या जो वकील हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सिस्टम ऐसा स्मूथ नहीं इसमें दिख रहा है कि वो आगे अपने फ्यूचर में हाई कोर्ट के जज बन पाएँ या सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएँ। तो इनको लेके बड़ी आपत्ति थी उनकी। देखिए, वही बात है, जो समस्या है वो इन्हीं सारी डिस्कशन से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सांसद समझ लीजिए या मिनिस्टर रहे हैं या एमएलएज हैं, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को। हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है, एक सरकार आती है, वो एक अपना एक लिस्ट बनाती है और वो रिकमेंड करती है, और वो प्रोसेस जो होती है वो हम सब जानते हैं कि किस प्रोसेस से कौन कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो अब जो शंका जो खड़ी हो रही है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को कि भाई उनके लिए क्या गुंजाइश होगी, असल में उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं कि जो जुडिशरी में उनके कार्यकर्ता हैं उनके लिए वो ऑब्लिगेटरी कुछ काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। यही वो सवाल थे, यही जो वो जानना चाहते थे कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है कि नहीं है। राकेश जी, अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं और पारदर्शिता रखना चाहते हैं तो जो लोअर कोर्ट के अच्छे वकील हैं जो 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको लाने के लिए एक अच्छा खासा, आप आईएएस चुनने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप जुडिशियल में क्यों नहीं हायर क्लास का एक एग्ज़ाम इस्टेब्लिश करते हैं और उसके थ्रू कुछ अच्छे लोगों को ऊपर लाते हैं, ना कि इस अपॉइंटमेंट कमेटी के थ्रू और ये लेके, क्योंकि उसमें अच्छी प्रतिभा आ पाएगी आपके लिए। नहीं, उसका बहुत दिन से प्रपोजल है कि जैसे आईएएस है ऐसे ही आईजेएस इंडियन जुडिशल सर्विसेज शुरू किया जाए। वो एक दूसरी बात है, लेकिन जहाँ इस अपॉइंटमेंट के जो हायर कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि एक जो कॉम्पिटेंट एडवोकेट है, जो अपराइट एडवोकेट है, जो ऑनेस्ट एडवोकेट है, उसके राइट्स कहाँ ब्रीच हो रहे हैं। बिकॉज मेरिट की बात है तो मेरिट तो अभी भी कंसिडर की जाएगी, अदर मेरिट के ज़्यादा कंसिडर करने के चांसेस अब हैं क्योंकि सिस्टम ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो गया है। अभी है कि भाई भतीजावाद शायद कम होगा इसके मुकाबले, और जो जैसे कि अभी साहब कह रहे थे, इससे पता लगता है कि जो लोगों के अंदर बेचैनी है कि शायद उनके जो एजेंट्स हैं वो नहीं जा पाएंगे, दैट्स गुड साइन फॉर द कंट्री। नहीं तो आपको लगता है कि एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से लाके अच्छे लोगों को लाया जा सके? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मेरा मानना ये है कि जैसे कि आईएएस होता है ऐसी स्टेट सर्विस के में आपके जो लगते हैं जो मजिस्ट्रेट्स वगैरह, उन सबके बजाय एक सिस्टम होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें कि यूपीएससी टाइप की कोई बॉडी एग्जाम कंडक्ट करे, उसमें मजिस्ट्रेट्स और एडीजे और जजेस लगा दिए जाएँ जो बाद में प्रमोट होकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड वेरी गुड प्रपोजल। क्योंकि सर ये देवेंद्र जी पूरे सिस्टम में केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक दूसरे को लेकर बॉल को खेलते हैं, वो नीचे तक जा नहीं पाता है। नीचे में बेचारे बहुत मेहनत करे हैं, एक एक्सपीरियंस है उनका, एक अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पाता, उनको मौका नहीं मिल पाता है। बात बिल्कुल सही है कि जो जीनियस है कानून के क्षेत्र में वो आना चाहता है, लेकिन उसको अगर अपने एडजस्टमेंट करने नहीं आते तो वो शायद नहीं आ सकता। अगर कोई इस तरह का ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का सिस्टम होगा तो उसमें से भी बहुत गुंजाइश है कि वो लोग आएंगे। अभी जो चल रहा है उसमें ये है कि साहब बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, उनके लिए सारे उनके केसेस लड़ते हैं या उनके सारे सिस्टम में अपना जो है वो हिस्सा रखते हैं, तो उनका नाम जो है उस लिस्ट में आएगा। और ये जो है ये पिछली जो सिस्टम चल रहा है उसका यही तरीका था जजेस के अपॉइंटमेंट का। तो मुझे लग रहा है कि जो अच्छी ग्रीन जो लॉ के सेक्टर में ऊपर आनी चाहिए उसके लिए एक सिस्टम एग्जामिनेशन का भी बनना चाहिए। उसी के वही एकमात्र तरीका है जिससे कि एक जीनियस किस्म के लोग जो है जुडिशरी में आगे आ सकेंगे। जुडिशरी की बात है, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, अभी भी उनके प्रमोशंस होते हैं और बहुत सारे जो जजेस हैं जो अपराइट काम करते हैं, जल्दी यंग एज में जाते हैं, वो हाई कोर्ट पहुँचते हैं। अपने जो लोहाटी साहब थे
वो चीफ जस्टिस बने इंडिया के, वही मजिस्ट्रेट थे पहले, जूनियर जुडिशल सर्विसेज से आए। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रमोशन नहीं है या उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मेरे हिसाब से कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी हो जैसे यूपीएससी टाइप की, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करे और उनको अपॉइंट करे, दैट्स वेरी ग्रेट। राकेश जी, हम लोग करप्शन की बात कर रहे हैं कि करप्शन इससे रुकेगा और करप्शन को लेके ही इतना सब कदम उठाएं, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने देखना भूल गया कि जो पीआईएल होता है, वो पीआईएल एक जुडिशरी में दुकानदारी हो गई है। लोग रोज़ पीआईएल वाले कौन एक्टिविस्ट हैं पीआईएल को लेके, आप भी जानते होंगे, उनकी एक दुकानदारी है, एक के बाद पीआईएल डालते हैं, बड़ा पैसा ऐंठते हैं और कहीं ना कहीं एक जो विकास का जो एक गति जो होती है उसको भी कहीं ना कहीं रोकते हैं। इसके लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे करप्शन को किस तरह से रोका जाए, जिसमें जेन्युइनिटी लाया जाए, इसको लेके कहीं कोई बात नहीं। इसमें तो जजेस ऑलरेडी एक व्यू लेना शुरू कर दिया है कि जो पीआईएल है वो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए। और जजेस को लगता है कि यदि कोई लार्जर इंटरेस्ट में पब्लिक के में कोई ऐसा कोई इशू उठाया जा रहा है तो उसी को कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज जजेस आर कॉम्पिटेंट टू डिसाइड कि कौन सा मैटर किस लेवल पे और किस स्टेज पे खड़ा है, और कई बार विद कॉस्ट उनको डिसमिस भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीआईएल इज समथिंग डिफरेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज समथिंग डिफरेंट। दोनों एक डिफरेंट मामला है, इनको हम क्लब नहीं कर सकते। जजेस हैं, उनकी जुडिशियस माइंड है, दे अप्लाई देयर माइंड। यदि हम ऐसे रोक देंगे तो कल को फिर दिक्कत होगा, उसमें बहुत सारे जेन्युइन केस सफ़र भी करेंगे। तो जजेस आर देयर टू टेक द डिसीजन, अप्लाई देयर माइंड एंड डिसमिस और टेक कॉग्निजेंस अकॉर्डिंगली। और ये देखिए, पीआईएल वाला ये दुकान भी तब चलती है जब कोई जज उनको कोऑपरेट करता है। आप समझिए कि जब मैं थोड़ी बहुत कोर्ट की रिपोर्टिंग भी कर चुका हूँ, राजस्थान में था तब, तो ये मैं अच्छी तरह मुझे पता है कि जजेस के एडवोकेट्स तय होते थे कि इनसे ज़मानत लेनी है तो फलाने एडवोकेट के पास चले जाइए, इनसे रिलीफ लेनी है तो फलाने एडवोकेट के पास चले जाइए। तो इसी तरह से पीआईएल लगानी है तो फलाने जजेस के पास चले जाइए, और पीआईएल में पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो फलाने जजेस के पास चले जाइए। तो ये बिना सहयोग के कोई भी पीआईएल की दुकान भी नहीं चली है कभी। और जब से ये व्यू बनने लगा है कि कोर्ट जो है इस पे नेगेटिव पॉइंट जो देख करके उसको डिसमिस करती है, फाइन करती है, उसके बाद ये रिड्यूस भी हुआ। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सारा कोई भी सिस्टम तब वो क्लीन होगा जबकि उस सिस्टम को चलाने वाले लोग ईमानदार होंगे। अगर लोग करप्ट होंगे तो आप कैसा भी सिस्टम दे दीजिए, उसको करप्शन के उसमें डाल दिया जाएगा। देवेंद्र जी, अगर और हम ये मामला देखें ज़रा, तो ये कब से ऐसा हुआ है जो जुडिशियल एक्टिविज़म जो है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज एक मेजॉरिटी की सरकार आई है और बहुमत की सरकार है, तो उसने एक कानून को शेप दे दिया। कानून चाहे जैसा भी हो, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन इससे पहले क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जब से माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, किसी न किसी की सपोर्ट के सहारे चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो हॉबी रहता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, एग्जीक्यूटिव पे, और कुछ ना कुछ उसको लेके हम सारी दिक्कतें आती थी, चाहे अपॉइंटमेंट को लेके, चाहे करप्शन को लेके, ये सब। तो ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो मजबूत सरकार आई है उससे कहीं ना कहीं दिशा तो मिला है। डेफिनेटली असर पड़ता ही है। जब सेंट्रल में एक मजबूत सरकार होती है तो जुडिशरी भी उसी के हिसाब से अपने फैसले और अपने काम करती है। जुडिशरी को बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सरकार अपना काम ठीक से कर रही होती है। सरकार जब कमज़ोर लुंज पुंज होती है तो जुडिशरी के अंदर जो है एक बेचैनी खड़ी होती है कि भाई जो चीज़ें ठीक से चलनी चाहिए और ठीक से आनी चाहिए वो क्यों नहीं आ रही है। तब जुडिशरी में एक हलचल होती है और जुडिशरी एक्टिविज़म भी तब आपको ज़्यादा दिखाई देता है। अब आखिरी सवाल राकेश जी से कि हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे ये लगता है कि जो जुडिशरी है ये जो सरकार के ऑर्गन्स हैं, आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। और मुझे लगता नहीं सरकार वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इससे कहीं जुडिशरी को कोई लेना देना है। वो तो लॉ को बेसिकली इंटरप्रेट करने के लिए, कहीं कोई वायलेशन है तो जुडिशरी चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग सरकार हो विल कम इनटू प्ले। यदि कहीं वायलेशन नहीं है तो चाहे कितनी भी वीक हो, जुडिशरी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। तो थोड़ा सा इस मामले में से डिफर करता हूँ कि सरकार चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, जुडिशरी का अपना एक अलग प्रीव्यू है, एक अलग फील्ड है, और उसमें वो काम करती है कानून के दायरे में और लॉ को इंटरप्रेट करती है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट नहीं है ना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आप कोर्ट के आप देख सकते हैं। जब कुछ काम नहीं होता है तो वहाँ पर कोर्ट इंटरफियर करती है और ऑर्डर देती है। और बहुत काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में नहीं हो रहे हैं।
हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जब जुडिशरी इज देयर टू सेफगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं ब्रीच हो रहे हैं तो डेफिनेटली जुडिशरी विल कम इनटू प्ले, नो मैटर हाउ स्ट्रांग द गवर्नमेंट इज। चल राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ कि ये जो जैक बना है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल, एक नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। इसको चूँकि आप जुड़े हुए हैं न्यायिक व्यवस्था से, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, किस तरह से हमारे जो जुडिशरी के लोग हैं वो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को ले रहे हैं? आपसे आखिरी मतलब एक सवाल है। देखिए, जैसा और हम मैंने जानना बताया था आपको, श्री कुमार पद्म प्रकाश का एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्राइमरी है, वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। और जो मुझे लगता है जो ये बिल आया है, ये कहीं से इसमें कहीं कोई इंटरवीन नहीं करता उसके एरिया में, बल्कि एक ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड बना के उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें व्यू यही है, मुझे लगता है कि बदलते हुए वक्त के परिवेश में, बदलते हुए टाइम में जब देखते हैं कि जो पुराना सिस्टम था ओपेक था, ढेर सारे केसेस भी हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँ, करप्शन के कई एलिगेशंस लगे हैं, कई प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी इम्पीचमेंट की, कई ब्रीफ केस डिलीवर किए जा रहे थे पैसों के, तो कहीं ना कहीं सिस्टम मुझे लगता है ऑब्सलीट था और ये एक बहुत लॉन्ग ओवरड्यू एक इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी जिसको फाइनली गवर्नमेंट ने ले लिया है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत आपका के लिए। धन्यवाद। और हम यही कोशिश करते हैं और आशा करेंगे कि इस नए बिल और नए कानून से कानून में खास करके अच्छे दिन तो ज़रूर आएँ। थैंक यू। मुद्दा में फ़िलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।